नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप स्टडी के इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इस वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया है, तो इसे ध्यान से देखिए। और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उसे भी देखिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो पुरा पाषाण संस्कृति से जो औजार संबंधित नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसमें से जो कुल्हाड़ी है, ये पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है, गंडासा भी संबंधित है, बिदारणी भी संबंधित है, लेकिन जो सैल्ट है वो पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पुरा पाषाण संस्कृति है, ये उपकरण के आधार पर, किसके आधार पर? उपकरण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो सोहन संस्कृति और एक मद्रासीय संस्कृति। सोहन संस्कृति और मद्रासीय संस्कृति। तो जो सोहन संस्कृति है, इसको कहा जाता है गंडासा खंडक बटिकास्म संस्कृति। सोहन संस्कृति को क्या कहा जाता है? गंडासा खंडक बटिकास्म। गंडासा खंडक बटिकास्म संस्कृति कहा जाता है सोहन संस्कृति को। तो इसमें जो बटिकास्म है, ये जो बटिकास्म है, ऐसे पत्थर हैं, बटिकास्म में एक ऐसे पत्थर हैं जो कि पानी के बहाव के कारण चिकने हो गए हैं। क्या हो गए हैं? चिकने भी हो गए हैं और समतल भी हो गए हैं। उन पत्थरों को हम कहते हैं बटिकास्म। अब जो गंडासा है, तो गंडासा इन्हीं जो बटिकास्म पत्थर होते हैं, जो बटिकास्म पत्थर होते हैं, जब इनके एक किनारे को छीलकर धारदार बना दिया जाता है, तो इसी पत्थर को कह दिया जाता है गंडासा। और जब इसके दोनों किनारों को छीलकर धारदार बना दिया जाता है, तो उसे कहा गया खंडक। हाँ, और जो मद्रासीय संस्कृति है, जो मद्रासीय संस्कृति है, इसको कहा जाता है हस्त कुठार संस्कृति। क्या कहा जाता है? हस्त कुठार संस्कृति। तो जो हस्त कुठार है, हस्त कुठार एक प्रकार की पत्थर की, पाषाण की कुल्हाड़ी है। तो ये कुल्हाड़ी भी पुरा पाषाण से संबंधित हो गई। गंडासा खंडक बटिकास्म में ये तीनों में आता है। और ये जो बिदारणी है, ये भी मद्रासीय संस्कृति का एक औजार है। तो जो पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, वो क्या है? सैल्ट। पुरा पाषाण संस्कृति से जो सैल्ट है वो संबंधित नहीं है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि है उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो मातृ देवी की प्रतिमा जो कि हड्डी की बनी हुई है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है हमें बेलन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से, जो कि कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। बेलन घाटी है जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की एक मेजा तहसील के लोहंदा नाला क्षेत्र से हमें ये मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि अस्थियों से, हड्डी से बनी हुई है। और जो उच्च पुरा पाषाण कालीन
जो ये मातृ देवी की प्रतिमा है, भारत में एकमात्र मूर्ति मिली हुई है जो कि अस्थि से निर्मित है, भारत में एकमात्र। तो ये फैक्ट याद रखना है। हाँ, जो बेलन नदी है, बेलन नदी कहाँ से? सोनभद्र जिले से, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलती है और टोंस या तमस नदी में मिल जाती है, जो कि आगे जा कर के, ये टोंस नदी है, आगे जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो बेलन नदी के बारे में ये छोटा सा फैक्ट। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो जो फलक संस्कृति है, ब्लेड कल्चर, वो कहा जाता है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति, क्योंकि जो उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति है, इसमें जो भी उपकरण बनाए गए, पाषाण से जो भी उपकरण बनाए गए, वो फलक जिसे मतलब फलक, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े उच्च पुरापाषाणकालीन युग से बनाना आरंभ हुए, इसी कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक मिले हैं? तो वह कौन सा स्थल है जहाँ से कि शुतुरमुर्ग के अंडकवक मिले हैं? तो वह स्थल है पटड़े, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पटड़े से हमें शुतुरमुर्ग के अंडकवक या एग सेल्स प्राप्त हुए हैं। हाँ, और यहीं से सीपी के बने हुए मनके भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त होता है हमें बागौर से, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। तो जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वैसे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के पहले तो मानव ने पशुपालन करना नहीं सीखा था, लेकिन मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आते आते जो मानव है, ये पशुपालन से परिचित हुआ और पशुपालन करना सीखा। तो इसके जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं, एक तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। इस समय में भी अधिकांश जो मानव है, अधिकांश वो शिकार पर ही निर्भर थे, लेकिन फिर भी इनने पशुपालन करना सीख लिया था। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो देखिए, माइक्रोलिथ का उपयोग किस समय में होता था? जो माइक्रोलिथ है वो कहलाते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, अत्यंत छोटे टुकड़े कहलाते हैं, कहा गया है माइक्रोलिथ। तो जो मध्य पाषाण काल है, इस समय पर मानव ने थोड़ा विकास भी कर लिया था, तो इस समय पर जो मानव है पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाने लगा था, जिन्हें कहा गया माइक्रोलिथ। सूक्ष्म अस्मोपकरण कहा जाता है, अस्मोपकरण, और इसे कहा गया माइक्रोलिथ। ये जो छोटे छोटे उपकरण होते थे पाषाण के, ये 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के होते थे।
तो मध्य पाषाण काल के उपकरण को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। मीसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका है जो वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो जो मीसोलिथिक संस्कृति है, मीसोलिथिक संस्कृति मध्य पाषाण का ही मध्य पाषाण का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। जो ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए, मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं हमें महदहा से। महदहा से। ओके, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं हमें बागौर से। ये यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2 बार लिख गया है, प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर से। हड्डी के बने आभूषण, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किससे मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ये शैलाश्रय है। निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से, यहाँ पर शैलाश्रय है, निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? समाधान मतलब कि कहाँ पर मानव की कब्र या जहाँ पर उनको दफनाया गया, उनके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये मिले हैं हमें इन लेखनिया शैलाश्रय से। कहाँ से मिले हैं? लेखनिया शैलाश्रय से, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से हमें जो लेखनियाँ हैं, यहाँ से हमें सूक्ष्म असमोपकरण भी मिले हैं और 17 मानव कंकाल। कितने? 17 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? लेखनिया शैलाश्रय से, जो कहाँ पर है? यूपी में। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए, वह कौन सा काल है? तो मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है, इस समय में लोग हैं जो अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। पहली बार मनुष्यों ने जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उनकी अंत्येष्टि करना प्रारंभ किया। और इसके प्रमाण मिलते हैं हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से।
और यहाँ पर भी प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और महदहा से हमें ये प्रमाण मिलते हैं। और हाँ, अंत्येष्टि सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ और औजार भी प्राप्त होते हैं कि जब मनुष्य को दफनाया जाता था या कब्र में जब भी उसको दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री रख दी जाती थी और कुछ औजार, यहाँ तक कि कई कई कब्रों से कुत्ते के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। मतलब उनके साथ पशु को भी साथ में दफनाया जाता था। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मनुष्य पहली बार अंत्येष्टि संस्कार से परिचित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि ये तो हो गया। हाँ, पूरा पाषाणकालीन लोगों ने, जो पाषाण काल के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? किस जानवर को पाषाण काल के लोगों ने पालतू बनाया? तो सबसे पहले लोगों ने जो कुत्ते हैं, कुत्ते को पालतू बनाया सबसे पहले। इसके प्रमाण हमें आदमगढ़ से मिलते हैं क्योंकि समाधियों में कुत्ते के अस्थि पंजर मिले हैं। कुत्ते के अस्थि पंजर मिले हुए हैं जो हमें यह प्रमाणित करते हैं कि जो कुत्ता है मनुष्य का प्राचीनतम सहचर है। मतलब मनुष्य के साथ बहुत पहले से पालतू बना लिया गया और कब्र में उनके साथ उनके जानवर, प्रिय जानवर या जो भी है, कुत्ते को दफनाया गया। कई जगह से हमें कुत्ते के अवशेष मिले हैं इनकी कब्रों के साथ। तो पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो भारत में, यहाँ पर देश, संपूर्ण महाद्वीप या देश, इसकी बात नहीं हो रही है, केवल भारत की बात हो रही है कि भारत में जो मानव के अस्थि पंजर या कंकाल हैं किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो भारत में मध्य पाषाण काल से मानव के अस्थि पंजर या मानव कंकाल का मिलना प्रारंभ होता है। जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं इनमें सबसे अधिक कब्र या समाधियों की संख्या है। जो भी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं इनमें सबसे अधिक क्या है? समाधियाँ। तो यहीं से हमें मध्य पाषाण काल से ही हमें मानव कंकाल के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जैसे पुरा पाषाण कालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के हथनौरा से प्राप्त हुआ था। पुरा पाषाण कालीन स्थल जो हथनौरा है, यहाँ से हमें जो प्राप्त हुई थी मानव खोपड़ी, वो पुरा पाषाण कालीन है। लेकिन वहाँ से हमें पूरा का पूरा मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुआ था। वहाँ से हमें केवल मादा मानव की खोपड़ी ही मिली थी, केवल कपाल की प्राप्ति हुई थी, ना कि पूरा मानव कंकाल। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण काल के एक स्थल को, मध्य पाषाण काल के स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? तो टेरी स्थल किसे कहा जाता है? किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण कालीन स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु के। तमिलनाडु में जो कुछ बालू के टीले हैं, क्या है? बालू मतलब रेत के टीले। बालू के जो टीले हैं, स्थानीय भाषा में इसे टेरी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? टेरी। तो इसके जो बालू के ऊपर जो स्थल हैं उनको कहा गया टेरी स्थल। क्या कहा गया? टेरी स्थल, जो कि कहाँ पर हैं?
तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बालू के टीले को स्थानीय भाषा में कहा गया टेरी, इसलिए यहाँ पर जो भी स्थल हैं उनको कहा जाता है टेरी स्थल। तो हमारा प्रश्न है जो कि किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाण काल के एक पुरा स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? कौन सा प्रदेश है वो? तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मतलब कि पहले तो मनुष्य क्या करता था, केवल जंगलों से या शिकार करके जो भी है अपना पोषण करता था, लेकिन उसने उत्पादन करना कब सीखा? मतलब उसने जो खेती है वो करना कब सीखा? ये इसने सीखा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की ये सबसे महत्वपूर्ण खोज थी कि इस समय से लोगों ने कृषि करना सीख लिया था, और जब मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया तो उत्पादन करना सीख लिया। तो जो नवपाषाण काल में है, इस समय कि ये सबसे बड़ी खोज थी कि मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, और इस समय से मनुष्य खाद्य संग्राहक की अपेक्षा उत्पादक भी बन गया था और कृषि करके उत्पादन करने लगा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से, जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन जिले के मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जिला कौन सा? बोलन जिला। बोलन जिले में स्थित है मेहरगढ़, जहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत शामिल नहीं है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में है देखिए भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये सभी देश हैं जो वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो इतने देशों में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हाँ, और यदि भारत की बात करें तो भारत में मिलता है प्राचीनतम साक्ष्य यूपी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोलडहवा से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोलडहवा से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, जहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? जो प्रागैतिहासिक काल का स्थल है मेहरगढ़, वो कहाँ पर स्थित है? प्रागैतिहासिक काल का उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने अभी देखा, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अभी देखा हमने, तो इसका आंसर हो गया पश्चिमी बलूचिस्तान, और इसके बोलन जिले में। कौन सा जिला? बोलन जिले में मेहरगढ़ स्थित है, जहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था, कि मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग में लाया था? तो सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। क्या था? गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण स्तर के गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो सर्वप्रथम जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कोलडहवा से केवल
धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मेहरगढ़ से गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। इसी के साथ ही हम अपना वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।